जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सबको भारतीय दर्शन की मेरे द्वारा जो क्लासें ली जा रही हैं निश्चित ही पसंद आ रही होंगी और आप अपने ज्ञान की वृद्धि इन कक्षाओं के माध्यम से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अभी तक हमने भारतीय दर्शन का स्वरूप, भेद प्रभेद, फिर बौद्ध दर्शन का स्वरूप, बौद्ध दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इनका वर्णन हमने पढ़ चुके हैं। और इस ग्रंथ में अब न्याय दर्शन, वैदिक परंपरा में जो प्रथम दर्शन की चर्चा यहाँ की जा रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें भी हमने न्याय दर्शन का स्वरूप क्या है, उनकी आचार मीमांसा कैसी है और तत्व मीमांसा के अंतर्गत कितने पदार्थ वो मानते हैं, 16 पदार्थ, प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, सिद्धांत, संशय, दृष्टांत आदि, उनकी बात हमने अभी की थी। आज हम इन 16 पदार्थों में से पहला जो पदार्थ है प्रमाण, इसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपके पास ग्रंथ है तो निश्चित ही आप पेज नंबर 85 निकाल लें, जिसमें कारिका 16, 17, 18 और 19, इन पर अभी हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम कारिका का पाठ करते हैं, उसके बाद इस पर अपन बात प्रारंभ करेंगे। प्रत्यक्ष अनुमानम चोपमानम शाब्दिकम तथा तत्इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न व्यभिचारीया व्यवसायात्मकम ज्ञानम व्यपदेश विवर्जितम प्रत्यक्षमनुमानम तु तत्पूर्वम त्रिविधम भवेत् पूर्ववच्छेद तच्चैवं दृष्टम सामान्यतस्तथा तत्राद्यम कारणात् कार्यम उपमानोद्मितम गीयते। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के 4 भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 भेद किए गए। और इन 4 के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कही कि प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रमाणम, इसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न होने वाला, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक और अव्यपदेश, ये उसके विशेषण यहाँ पर दे दिए गए। इसके बाद अनुमान की बात यहाँ पर कह दी गई। अनुमान में भी साधना साध विज्ञानम अनुमानम की बात कह दी और उसके 3 भेद कर दिए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। इनमें भी पूर्ववत की परिभाषा, कारण से कार्य का ज्ञान होना, ये पूर्ववत अनुमान है। ये चर्चा इन कारिकाओं में की गई है। अब इन कारिकाओं के माध्यम से हम थोड़ा सा विशेष अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से आज की कक्षा में न्याय दर्शन में मान्य प्रमाण मीमांसा और प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 85 के बाद 86 पर देखिए एक परिभाषा दी हुई है प्रत्यक्ष प्रमाण की। अभी हमने न्याय सूत्र की चर्चा की थी पहली कक्षा में, और जो अक्षपाद गौतम के द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र में पहले अध्याय के पहले अन्य के 4था सूत्र दिया हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष को परिभाषित किया गया है। 4 विशेषण वहां विशेष रूप से दिए गए हैं। उन विशेषणों को हम पहले देखते हैं। वहां लिखा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशमभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम इति, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसमें इंद्रिया सन्निकर्ष तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उत्पन्न ज्ञान अव्यभिचारी होना चाहिए, व्यवसायात्मक होना चाहिए और अव्यपदेश भी होना चाहिए। अब इन 4 विशेषणों को जाने बिना, समझे बिना हम न्याय दर्शन में मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं समझ सकते। देखिए, सबसे पहला शब्द दिया इन्होंने, विशेषण क्या दिया? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, यानी ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा वह इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होगा। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्या चीज है? इंद्रिया यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये तो इंद्रियां हैं। और सन्निकर्ष क्या चीज है? पदार्थ का इन इंद्रियों से संयोग होना। पदार्थ का यानी जिसका हमें ज्ञान करना है उस पदार्थ का और जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान होगा उस इंद्रिय का आपस में योग होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, तब जाकर वो ज्ञान होता है। तो इंद्रिय अर्थ इनका सन्निकर्ष यानी एकमेकता हो जानी चाहिए, तब ज्ञान होगा। अब सन्निकर्ष क्या चीज है और कैसे होता है?
देखिए, सर्वप्रथम आत्मा में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी वस्तु को जानने की, तो आत्मा प्रथम सोपान है जानने का। फिर आत्मा मन के माध्यम से चीजों को जानता है, तो मन द्वितीय सोपान है। मन इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को जानता है, तो इंद्रियां तृतीय सोपान है। और वह वस्तु जिसका हमें ज्ञान करना है वो चतुर्थ आयाम इसका है। तो ज्ञान एक चहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा मन के माध्यम से, मन इंद्रियों के माध्यम से और इंद्रियां पर्टिकुलर पदार्थ का ज्ञान करके या पदार्थ को देख करके, स्पर्श करके, संयोग के माध्यम से हमें बताती हैं कि यह वस्तु है। इस प्रकार से ये एक चहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा, मन, इंद्रियां और वह वस्तु जिस वस्तु का हमें ज्ञान करना है, इन चारों का जब योग हो जाता है तो वह पदार्थ या वस्तु का ज्ञान हमें हो जाता है। तो इंद्रिय और अर्थ इनका सन्निकर्ष हुआ। अब सन्निकर्ष क्या चीज है इसको समझे बिना हम तीनों विशेषणों को नहीं समझ सकते, परंतु सबसे पहले हम शेष 3 विशेषणों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सन्निकर्ष समवाय से जुड़ा हुआ है और सन्निकर्ष की चर्चा थोड़ी विशेष है, इसको हम बाद में करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण का द्वितीय विशेषण है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी क्या चीज है? व्यभिचार से तात्पर्य क्या है? दोष युक्त। व्यभिचार मतलब दोष, हम सब जानते भी हैं। अव्यभिचारी मतलब दोष से रहित यानी निर्दोष। तो यहां दोष क्या चीज है? देखिए, दर्शन में या न्याय परंपरा में दोष से तात्पर्य संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, ये 3 मुख्य दोष हैं। संशय दोष क्या चीज है? किसी वस्तु में, व्यक्ति में या पदार्थ में द्व्यर्थक स्थिति का पैदा हो जाना, अर्थात अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाना, वहां संशय है। जैसे रास्ते में हम कहीं जा रहे हों, अचानक से कोई सूखा पेड़ है और उसकी कोई शाखा इस रूप में है कि जैसे कोई पुरुष खड़ा हो, तो हमें भ्रम हो जाता है उसकी परछाई को देख करके कि वह स्थाणु है या पुरुष है, पेड़ है या कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो भ्रम उत्पन्न हो जाना, तो वहां पर संशय हो जाता है। विपर्य क्या चीज है? दूसरे पदार्थ को दूसरा मान लेना, जैसे मृग मरीचिका, पानी को, सूर्य की किरणों को जो कि पानी के जैसा चमक रही हैं उसे पानी मान लेना। सीप में चांदी का ज्ञान हो जाना। समुद्र के किनारे ऐसी स्थिति कई बार बन जाए, कोई चमकते ही पदार्थ को हम चांदी सोना मान लेते हैं, पर पास में जाते हैं तो वैसा नहीं होता। अनध्यवसाय, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और जूते चप्पल नहीं पहने हैं, पैदल ही जा रहे हैं बिना जूते चप्पल पहने, तो पांव के नीचे कई चीजें चुभती हैं, कंकड़ पत्थर, तिनके आदि आते हैं, परंतु सबका हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहा गया गच्छतः तृण स्पर्शादि ज्ञानम अनध्यवसायः। रास्ते में चलते हुए पांव में तृण स्पर्श आदि का जो ज्ञान होता है, कुछ है, इतना ज्ञान तो होता है, पर कंकड़ चुभा, कांटा चुभा या तिनका चुभा, लकड़ी चुभी, इसका हम विशेष रूप से ज्ञान नहीं करते, तो वो दोष है। क्यों? ज्ञान तो हुआ पर यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। परंतु अगर हमने ज्ञान किया कि मुझे कांटा चुभा या तिनका चुभा, तो फिर वहां पर संशय नहीं रहा, विपर्य नहीं रहा, अनध्यवसाय नहीं रहा। क्यों? ज्ञान हो गया हमें। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित यानी निर्दोष होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए। तीसरा विशेषण है व्यवसायात्मक। ज्ञान हमेशा निर्णयात्मक होना चाहिए। निर्णयात्मक मतलब पक्का होना चाहिए, संशय वाला नहीं, दोलायमान नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद, याद नहीं है, किंतु परंतु, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा निर्णयात्मक होना चाहिए। तीसरा है अव्यपदेश रूप, अर्थात यह रूप है, यह रस है, शब्द प्रयोग से रहित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे सामने पानी लेके आया कोई, तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं जो कि इसका कोई रंग नहीं है ना, इसमें शीतलता दिख रही है ना, इसलिए पानी, ऐसा नहीं कहते। उसको देख करके ही हम समझ जाते हैं पानी है। तो ऐसे ही मिट्टी को देख करके ही उसकी गंध लेने की आवश्यकता नहीं है, वो देख के ही हमें पता चल जाता है, उसके हमें एक एक रूप, रस, गंध का ज्ञान कराना नहीं पड़ता। तो ये इस प्रकार से इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मक और अव्यपदेश, ये चारों विशेषणों से युक्त जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है। अथवा यूं कहें कि प्रत्यक्ष प्रमाण तभी पूरा होता है जब ये चारों आयाम उसके पूरे हो जाते हैं। अब हमने बात प्रारंभ में की थी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो सन्निकर्ष जो होता है अर्थात इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना, इंद्रिय और अर्थ का एक में एक होना, वो कब पॉसिबल है या कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कैसे होता है?
देखिए, मान लीजिए मैंने, ये पेन है, आंख ने पेन को देखा, तो क्या हुआ? संयोग हुआ। किसका? पेन के आकार का और आंख का, आंख की पुतली का, आंख में देखने की सामर्थ्य का और पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ। तो इंद्रिय और अर्थ, इनका योग, संयोग होना, दूसरा आमने सामने आना, वो कहलाता इंद्रिय अर्थ का संयोग। अब मान लीजिए पेन यहां है ही नहीं, और मैं देखो कुछ दिख रहा है क्या? दिख कहां रहा है? वस्तु होनी चाहिए ना सामने, तो वस्तु होगी तो दिखाई देगा। वस्तु कैसे जानकारी में आएगी? वस्तु ज्ञान का विषय कब बनेगी? जब 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय का विषय सामने होगा तो वस्तु हो सकती है। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये 5 विषय हैं। शरीर के माध्यम से हमें हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, इसका ज्ञान होता है। तो स्पर्श इंद्रिय का कार्य हो गया। अब कोई वस्तु हमारे सामने आई, वो हल्की है या भारी है, तो मान लीजिए पेन हमारे सामने आया, तो ये हल्का है कि भारी, ये निर्णय हम कब कर पाते हैं? यह पेन हल्का और भारी है, इसका निर्णय कब होगा? जब इससे भारी चीज अगर हमारे दूसरे हाथ में है तो हम कहेंगे ये हल्का है, या इससे हल्की चीज दूसरे हाथ में है तो कहेंगे भारी है। परंतु कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे? अनुमान करेंगे, भाई उससे भारी है, इससे हल्का है, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। और दूसरी वस्तु नहीं है तो पेन है, स्पर्श हो रहा है, यह लिखने के काम आता है, ये अभी वर्तमान में चलता है कि नहीं चलता, ये सारे ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होते हैं। तो जब सन्निकर्ष हमें हुआ, इंद्रिय और अर्थ का संयोग हुआ, वो सन्निकर्ष कहलाता है। वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। एक थोड़ा सा दार्शनिक विषय, गुणता बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो संयोग होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं, और वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? इस सन्निकर्ष को समवाय कहते हैं, यानी इंद्रिय और अर्थ के बीच का जो संबंध है वह संबंध समवाय संबंध कहलाता है। और इंद्रियां पदार्थ को जब भी जानती हैं वो समवाय संबंध से ही जानती हैं। समवाय संबंध क्या चीज है? समवाय संबंध इंद्रिय और पदार्थ के मध्य पाए जाने वाला एक ऐसा संबंध है जिससे प्रमेय यानी पदार्थों का ज्ञान आत्मा में होता है। वह समवाय संबंध 6 प्रकार का है, इसलिए समवाय के 6 भेद किए गए हैं। देखिए, आपके सामने एक चार्ट के माध्यम से बताता हूं। समवाय के 6 भेद किए: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत और विशेषण विशेष भाव। ये 6 भेद यहां पर किए गए हैं। इन 6 को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है संयोग। संयोग हम सभी जानते हैं। जैसे मैं वेब कैमरा के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, तो कैमरा और मेरा जब तक संयोग नहीं होगा तब तक मैं आपको दिखाई नहीं दे सकता। संयोग है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या होगी? इंद्रियों का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष है। इंद्रियों का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष है, इसलिए संयोग के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन और आत्मा में होता है। अब कैसे है? एक एक इंद्रिय का विषय और उसका ज्ञान हमें होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, उसे तेजो द्रव्य का ज्ञान होता है। चक्षु से रूप का ज्ञान होता है ना, रंग का ज्ञान होता है, वो तेजो द्रव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है रस। रस से यानी रसना से किसका ज्ञान होता है? हमें जल द्रव्य का ज्ञान होता है। तीसरा द्रव्य है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य से तात्पर्य जितने भी अचेतन पदार्थ संसार में हैं। अचेतन कौन है? जिसमें चेतना ना पाई जाए। तो कौन है वो? जितने भी पुद्गल हैं वो सब अचेतन हैं, और अचेतन को ही जड़ कहते हैं, जड़ को ही पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी से बना हुआ है वो पार्थिव। और पार्थिव के लिए जैसे हम नीति वाक्य न्याय सूत्र में जाते हैं तो वहां तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी को गंधवान माना गया है। इसलिए घ्राण इंद्रिय का जो विषय है, जो द्रव्य है, वो गंध द्रव्य है और पार्थिव द्रव्य है, क्योंकि पृथ्वी में ही गंध पाई जाती है। गंध किसका विषय है? घ्राण इंद्रिय का है, इसलिए घ्राण इंद्रिय का मूल विषय हो गया पार्थिव। यानी जितने भी अचेतन पदार्थ हैं वो पार्थिव हैं।
फिर चौथा द्रव्य आता है वायु द्रव्य, स्पर्श। तो स्पर्श इंद्रिय से हमें वायु द्रव्य का ज्ञान होता है। तो चारों प्रकार के द्रव्यों का ज्ञान किसी न किसी इंद्रिय से होता है और इंद्रिय और द्रव्य का संयोग होता है तो ज्ञान होता है। इसलिए पहले समवाय का नाम है संयोग समवाय। दूसरा भेद आता है संयुक्त समवाय। पहला है संयोग समवाय, दूसरा संयुक्त समवाय। संयुक्त क्या चीज है? देखिए, पहले भेद में तो हमने इंद्रिय और पदार्थ का संयोग मात्र किया। ये वस्तु मेरी आंखों के सामने आई और मैंने जाना यह पेन है, इतना ज्ञान हुआ। फिर दूसरा भेद क्या कहता है? संयुक्त समवाय। वो क्या कह रहा है? इंद्रियों का द्रव्य में रहने वाले रूप आदि गुणों के साथ संयुक्त समवाय होना। इंद्रियों का द्रव्य में रहने वाले रूप आदि गुणों के साथ संयुक्त समवाय होना। जैसे प्रथम दृष्टि में तो यह पेन है, इतना ज्ञान हुआ। तुरंत ही दूसरे क्षण में क्या ज्ञान हुआ? यह सफेद रंग का है अथवा इसका ऊपरी भाग नीला है। ऐसे ही काला, पीला, जो भी रंग हमारे सामने आता है तो पहले तो हमें वस्तु के सामान्य आकार का ज्ञान होता है और दूसरे ही क्षण में उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनका ज्ञान होने लगता है। तो क्या परिभाषा पूरी हुई? इंद्रियों का द्रव्य में रहने वाले रूपादि गुणों के, रूपादि से तात्पर्य रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, कोई भी गुण हो सकते। जैसे अचानक से कोई आवाज आई कहीं से, तो कुछ आवाज आई, पहला ज्ञान ये होता है। दूसरा, तुरंत हम क्या कहते हैं? मान लीजिए हम सो रहे हैं, अचानक से घर में कोई आवाज आई तो साउंड हुआ, ज्ञान हो गया, कुछ आवाज आई। किसकी आवाज है? तुरंत हम बिल्ली होगी, चूहा होगा, सो जाते हैं। तो उस आवाज को आइडेंटिफाई किया गया हमने तो उसी समय, तो वो कहता है संयुक्त समवाय। यानी आवाज का, बिल्ली की आवाज कैसी होती है, चूहे की आवाज कैसी होती है, या पर्टिकुलर किसी जानवर की या व्यक्ति की आवाज कैसी होती है, उसका हमें ज्ञान अगर है तो तुरंत ही दूसरे क्षण में हमें निर्णय कर लेते हैं कि वो होगा और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो कहलाता है संयुक्त समवाय। तीसरा भेद है इसका संयुक्त समवेत समवाय। देखिए, आगे आगे विषय बढ़ता जा रहा है। प्रथम दृष्टि में यह पेन है, इतना ही ज्ञान हुआ। दूसरी भेद हमने किया संयुक्त समवाय का, तो यह सफेद रंग का है, पेन है, सफेद रंग का है, ये ज्ञान हुआ। तीसरी कंडीशन में क्या होती है? रूप आदि में रहने वाले रूपत्व का ज्ञान। यह सफेद ही है, काला नहीं, ऐसा ज्ञान, अर्थात निर्णयात्मक ज्ञान। जैसे यह घट है तो घट में घटत्व का ज्ञान। घट किसे कहते हैं? ये दीपक किसे कहते हैं? मिट्टी के सिकोरे को या घर में उल्टे रखे हुए घड़े को घट नहीं कहते। घट की परिभाषा क्या है? कंबु ग्रीवायाम जल धारण सामर्थ्यता से युक्त। यानी घट उसे ही कहेंगे जिसमें पानी को धारण करने की सामर्थ्य है। अगर फूटा हुआ है तो उसे घट नहीं कहते। ऐसे ही घट में घटत्व का ज्ञान कब होगा? अगर उस घड़े में पानी रखा हुआ है तो हम कहेंगे घट में घटत्व है, क्योंकि जल धारण सामर्थ्यता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व। मनुष्य तो हम सभी हैं, परंतु कुछ दुराचारी भी हैं, कुछ आतंकवादी भी हैं, कुछ सदाचारी भी हैं, कुछ सज्जन भी हैं, साधु भी हैं, दुर्जन भी हैं, सज्जन भी हैं। तो मनुष्य में मनुष्यता पाया जाना। देखिए, संसारी है, पहला भेद हुआ संयोग। संयुक्त समवाय मनुष्य है। तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, मनुष्य में मनुष्यता भी है। ये तीसरा भेद हुआ। चौथा भेद क्या है? समवाय। समवाय से तात्पर्य स्रोत इंद्रिय के द्वारा जो शब्द का ज्ञान होता है वो समवाय के अंतर्गत आता है। जैसे कोई शब्द आया, वह शब्द हमारे कान के बाह्य भाग में प्रवेश किया और तुरंत अंतरंग भाग ने मन के माध्यम से आइडेंटिफाई किया यह शब्द किसका है, और किसी वाद्य यंत्र का है, किसी व्यक्ति का है, किसी पशु का है, किसी पक्षी का है, या किसी के गिरने की आवाज है। ये आइडेंटिफिकेशन तुरंत होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जब होता है उसे समवेत कहते हैं। यानी अगर हमें पहले से उस आवाज का ज्ञान है और वो आवाज हमारे सामने वापस आती है तो हम तुरंत उससे जुड़ के कंफर्म कर लेते हैं कि यह आवाज उस व्यक्ति की है, उस वस्तु की है, उस पशु की है, उस पक्षी की है, या उस वाद्य यंत्र की है। तो अगर वो ज्ञान हमें हो गया तो कहलाता समवेत ज्ञान। यानी हमें तो पहले से जानता हूं ये उसकी आवाज है। फिर होता है लास्ट में विशेषण विशेष। छठवां समवाय है
विशेषण विशेष में समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष होना, यानी कोई वस्तु के बारे में हम पहले से जानते हैं तो वो वस्तु हमारे सामने आते ही हाँ इसको तो हम जानते हैं ऐसी है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पेन शब्द का प्रयोग किया गया तो तुरंत हम क्या जानते हैं, लिखने के काम आता है, इतने इतने ब्रांड आते हैं, इतने कलर आते हैं, ये होता है वो होता है। तुरंत पुस्तक शब्द आपके सामने बोला गया तो पुस्तक किसी न किसी विषय से जुड़ी हुई होती है, किसी विषय की होती है, पर्टिकुलर उसमें कोई लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में एक कलर होता है, बहुत सारी चीजें हम जान जाते हैं। अभाव का ज्ञान भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए आकाश में क्या दिख रहा है, अगर मान लीजिए दिन के टाइम पे कहा जाए सूरज दिख रहा है, रात में कहा जाए चंद्रमा दिख रहा है, पर अंधकार किसी अंधेरे कमरे में आपको भेज दिया जाए, फिर कहा जाए क्या क्या दिख रहा है, हम कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा। तो अभाव का ज्ञान हुआ, यानी वस्तुओं के सद्भाव का अभाव हमें वहां हो रहा है, यानी वस्तुएं नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ तो वो अभाव का ज्ञान हो गया। और समवाय भी वहां हुआ, कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान तो हुआ ना आखिर वहां, तो विशेषण विशेष भाव। इस प्रकार से जब भी हमें इंद्रिय और अर्थ का संयोग होता है वह 6 प्रकार से होता है, उसे समवाय कहते हैं। समवाय के नाम एक बार मैं वापस आपके सामने रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहे। संयोग समवाय, समवेत समवाय, संयोग संवेद समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। इस प्रकार से ये 6 समवाय हैं। इन 6 समवायों को एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। इनको आप नोट भी कर सकते हैं और पुस्तक में भी इनके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद किए गए हैं। वो भेद हैं योगी प्रत्यक्ष और अयोगी प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष क्या चीज है? योगी प्रत्यक्ष वही है समाधिस्थ जीव को, यानी समाधि सिद्ध जीव को जो अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है उसे योगी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैन परंपरा में जैसे केवल ज्ञान वो योगी प्रत्यक्ष है। और अयोगी प्रत्यक्ष क्या है? जो समाधिस्थ नहीं है, जिनका चित्त अभी समाधि में पूर्णता नहीं लगा है परंतु समाधि की प्रक्रिया में है, उनको होने वाला जो ज्ञान है आत्मा मन इंद्रिय और पदार्थ के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह अयोगी प्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष का परिभाषा आपको बता दी, इसमें 4 विशेषण मुख्य रूप से हैं। इसमें इंद्रिय सन्निकर्ष होना चाहिए, आव्यभिचारी होना चाहिए, व्यवसायत्मक होना चाहिए, आव्यपदेश होना चाहिए। स्वरूप की संख्या आपको बता दी 2 प्रकार का होता है प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष और अयोगी प्रत्यक्ष। इस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की। कल हम अनुमान प्रमाण के बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र।